Hello everyone, I welcome you back to this channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the topic methods of analysis, which is lecture 3 part 2 और चैप्टर है मेथड्स ऑफ एनालिसिस। अभी हम थ्योरी पार्ट करने वाले हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं जैसा मैंने आपको कहा था, और उससे आपको एक इंसाइट मिलेगा कि हम आगे चल के किन चीज़ों को एक एक उठा के उनको डेप्थ में देखेंगे। तो बिफोर starting, this is all about me, myself Piyush Sharma, and I'm here to help you guys. So let's begin our lecture. Okay, तो हम बात करने वाले आज मेथड्स ऑफ एनालिसिस की। अभी मैं बहुत डेप्थ में बात नहीं करूँगा, एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आपके अंदर इससे जो आने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं वो यहीं दूर हो जाए। और आप जब इसको देख लें तो इसके बाद अपनी नोटबुक में ये जो मैंने टेबल बनाई है जैसे बनाई इसको ज़रूर बनाना, इससे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और कोई भी न्यूमेरिकल तो आता नहीं, खैर मेथड्स ऑफ एनालिसिस के बेसिक पोर्शन से थ्योरेटिकल पार्ट जो आता है ना उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। आप स्ट्रक्चर की एनालिसिस किस टाइप की स्ट्रक्चर करोगे? या तो साहब डिटर्मिनेट की करोगे या इनडिटर्मिनेट की करोगे, इनमें से कोई एक होगा सर। मैंने कहा ठीक है। अगर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं सर? इक्विलिब्रियम अप्रोच, यानी कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो एंड समेशन ऑफ मूवमेंट जीरो। इन चीज़ों तीनों को जीरो करके आप इक्विलिब्रियम अप्रोच अब यूज़ करते हो और पता कर लेते हो कि उसके एक्सटर्नल रिएक्शंस क्या हैं। इसका मतलब हमें ए यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया, आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ई यानी कि इलास्टिक कांस्टेंट, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है पूरी इक्वेशन में। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इसलिए मैंने ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर को ऐसे छोटे से पोर्शन में लेके छोड़ दिया। हम देख भी चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कि कैसे ये इक्विलिब्रियम अप्रोच काम करती है। बात करते हैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को सॉल्व करने की। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए दो तरीके की एनालिसिस या कहूँ दो तरह के मेथड्स हमारे सामने निकल के आए। एक मेथड का नाम है एग्जैक्ट एनालिसिस और एक का नाम है अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। अब इनको फर्दर और ब्रेक करेंगे, बट पहले ये देख लो एग्जैक्ट एनालिसिस का मतलब क्या और अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेट मतलब आप आसपास का अंदाजा लगाते हो, ठीक है, और एग्जैक्ट में आप बिल्कुल एग्जैक्ट बताते हो कि इसका मूवमेंट ये, आप इसके अंदर अप्रॉक्सीमेट बताते हो। तो इनके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो इक्वेशंस लिखी जाती हैं उनके अंदर होता है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस सेक्शन एग्जैक्ट एनालिसिस में। अभी प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इन तीनों की रिक्वायरमेंट हमें होती है और इन तीनों के बेसिस पे ही हम एग्जैक्ट एनालिसिस करते हैं। जबकि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इलास्टिक कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये सबसे पहला बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो एग्जैक्ट एनालिसिस के पार्ट देखते हैं। एग्जैक्ट एनालिसिस को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। एक का नाम है फोर्स मेथड, दूसरे का नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। अभी हम इन डेप्थ नीचे देखेंगे, बट फॉर नाउ ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट एनालिसिस के दो पार्ट हैं, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये आपको याद ही रखने हैं, बेटर होगा आप इस टेबल के थ्रू याद रखें तो आपको बहुत अच्छे से वो याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने ये एक टेबल बनाई है। अब बात करते हैं अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस की। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के काफ़ी मेथड्स हैं। आपने जिन्होंने पढ़ लिया है या जो पढ़ेंगे या जो अभी तक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि कैंटिलीवर मेथड है, एक फैक्टर मेथड है, एक पोर्टल मेथड, और भी होते हैं, कई होते हैं, बट मेनली ये बहुत फेमस मेथड्स में से हैं। अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस के पोर्टल मेथड, ये हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आप बहुत सारे उनके अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, तो उसमें कैसे हर एक पॉइंट जो है वो कैसे पता करेंगे भाई कितना डिफ्लेक्ट हुआ क्या है, तो वहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का सहारा लेते हैं जल्दी करने के लिए। एग्जैक्ट करने जाएंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, हैंड से तो कर ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ कंप्यूटर का हम बहुत यूज़ भी करते हैं। चलो, अब ये तो हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि मैं क्या करने वाला हूँ, किस तरीके से एक एक चीज़ को उठाऊंगा। अब जैसे कि डिटर्मिनेट हम देख चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है सर, ओके, ये हो गया यहाँ तक। अब एग्जैक्ट एनालिसिस को उठाऊंगा, फिर उसका फोर्स मेथड उठाऊंगा, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट मेथड उठाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस का मेथड उठाऊंगा, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा जितनी एग्जाम में नीड है। तो अब हम जो है फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिनसे आप थोड़े से परिचित, यानी कि आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना ही चाहिए। इनफैक्ट मैं कहूँगा अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैं अच्छे से
मिनिमम से मिनिमम टाइम में बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। दो इक्वेशन का बार बार पाला पड़ने वाला है आपसे, एक है इक्विलिब्रियम इक्वेशन, दूसरी है कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। ये इक्वेशन आप इतनी बार देखोगे, हर जगह यही लिखा होगा पूरे स्ट्रक्चर एनालिसिस में, ये इक्विलिब्रियम लगा रहा हूँ, अब कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगा रहा हूँ। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं, वो रट लेते हैं। मैंने सोचा पहले इन दोनों को इंट्रोड्यूस करके क्लियर कर देते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मतलब जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किया था 2D के लिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल 0, समेशन ऑफ मूवमेंट 0। आप क्या कर रहे थे, सारे के सारे फोर्सेस और मूवमेंट किसी भी स्टेबल स्ट्रक्चर पर 0 कर रहे थे, क्योंकि उसके इक्विलिब्रियम के लिए ये सारी चीज़ें नीडेड हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ मूवमेंट 0, वो कौन सी इक्वेशंस हुई, इक्विलिब्रियम इक्वेशन हुई। यानी कि स्ट्रक्चर के इक्विलिब्रियम से निकाली गई इक्वेशंस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कहलाएंगी। फिर सर ये कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है, देखो। सो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, दे आर दोज एडिशनल इक्वेशंस which can be made considering the equilibrium of structure to solve the statically indeterminate structures। ये specifically statically indeterminate structure, ये हमारे पास तीन इक्वेशंस तो आई गई, ये तीन इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, वर्टिकल फोर्स 0, मूवमेंट 0, ये तीन इक्वेशन तो हमें यहाँ से मिल गई। अब हमें कुछ और इक्वेशंस भी चाहिए जो कि एक इक्विलिब्रियम वाले स्ट्रक्चर से ही निकलेंगी। मैंने स्पेशल वर्ड लिखा है कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर अभी भी इक्विलिब्रियम में है, मैकेनिज्म नहीं बना है। ओके, तो अभी भी इक्विलिब्रियम में है, उसको सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। अब उसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देने की कोशिश की। सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है इंडिटरमिनेट का सबसे ईजी और टू बिगिन विद जो होता है वो है प्रॉप्ड कैंटिलीवर। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में कैसे, कितनी इंडिटरमिनेसी है सर, देखो यहाँ पे मैंने वर्टिकल लोड लगाया और इंडिटरमिनेसी में मैंने बताया था कि ये दो अननोन्स हुए यहाँ पे, ये तीसरा, और नंबर ऑफ अवेलेबल इक्वेशन, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट 0। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज डिटरमिनेसी इंडिटरमिनेसी का लेक्चर चेकआउट करें। तो हमें वहाँ से क्या मिल गया, 1 मिल गया, 1 इंडिटरमिनेट। मतलब मेरे को अभी एक एक्स्ट्रा इक्वेशन और चाहिए इन ऑर्डर टू नो ऑल द अननोन्स। 1 more equation is required to know all the फोर्सेस। ओके, तो वो मैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर एंड से निकाल दूं। मैं कहता हूं जो पॉइंट बी है, ये जो पॉइंट बी है, इसका डिफ्लेक्शन जो है वो 0 होगा। आप इसको, इस पूरे सिस्टम को कैसे ब्रेक कर सकते हो, अब डिफ्लेक्शन ऑफ बी में मैंने समझाया था कि यार आप इसको ब्रेक कर सकते हो पी और रिएक्शन आर में। पी, अगर आप सिर्फ पी वाले पोर्शन को देखोगे तो वो कहेगा मैं इसको डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड करूंगा, आर वाले पोर्शन को कहूंगा तो वो डिफ्लेक्ट अपवर्ड कहेगा। तो इसका डिफ्लेक्शन प्लस इसका डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, 0। तो हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मिल गई कि नहीं, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट वाली, रोटेशन वाली जो इक्वेशंस हैं जिनके अंदर हम रोटेशन और डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ऐसी इक्वेशंस को हम बड़ा बड़ा नाम लिख के कहते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। वो एक्स्ट्रा इक्वेशन जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट वगैरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट यूज़ किया, बाकी आप सिर्फ इक्वेशन याद है जैसे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में रखते हैं, रख दो, आर की वैल्यू निकल आएगी, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को बताना कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का मतलब क्या है। अब हम चलते हैं नीचे फोर्स मेथड को और अच्छे से समझने के लिए। आई होप अब समझ गए होंगे, दो तरह के इक्वेशंस हमारे आएंगे, एक इक्विलिब्रियम और एक कंपैटिबिलिटी। तो अब हम इसको बार बार यूज़ करेंगे, अब सीधे नाम लेंगे, अब हमने समझ लिया है। इसलिए देखो फोर्स मेथड के एक तो कई नाम है, तो फोर्स मेथड के कई नाम मैंने कैसे याद किए वो याद बता देता हूँ। फोर्स मेथड में एफ है, तो एफ से ही फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है, ये आ गया फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ठीक है। और इसको कंपैटिबिलिटी मेथड भी कहते हैं, अभी बताऊंगा क्यों कहते हैं। और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। आपको कई बार कई नामों से मिल जाएगा, कई बार तो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं सॉल्व इट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, ऐसे करके लिख देंगे। तो आपसे वो फोर्स मेथड की बात करें, कम से कम इन नामों को याद कर लेना, 4-5 बार रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। फोर्स, फ्लेक्सिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी एंड मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि बुक्स में जैसे दिया है उसकी बजाय मैंने अपने तरीके से इसको बनाया कि जितना मुझे जानने की ज़रूरत है फॉर ESE एंड गेट, क्योंकि मैं जितना बता रहा हूँ उसके बाद तो इन डेप्थ मेथड्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। बट फोर्स मेथड में क्या हो रहा है इन जनरल,
वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ 2-3 पॉइंट्स लिखे हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है इन पे। अब देखो क्या है, स्ट्रक्चर इज एनालाइज्ड इन 2 स्टेप्स। अगर हमें कोई फोर्स मेथड के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है तो 2 स्टेप में होता है। सबसे पहली स्टेप क्या है, फाइंड द इंडिटर्मिनेसी ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि हमने इंडिटर्मिनेसी निकाल दी है। एंड ऑल्सो राइट द फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन। फोर्स इक्विलिब्रियम इक्वेशन कौन सी, वही समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट 0। ये 3 इक्वेशन लिख ली। ये 3 तो हमारी प्यारी हैं, बचपन से सीख रहे हैं हम ये कि भाई क्या चल रही है, ये 3 इक्वेशन लगाए जब से साइंस पढ़ी है। दूसरी स्टेप में जो इनडिटर्मिनेसी है उसके रेस्पेक्ट में मैं लिखता हूँ कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और रोटेशंस वाली इक्वेशंस। जो डिस्प्लेसमेंट और रोटेशंस वाली इक्वेशन है उन्हें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस कहते हैं। इसीलिए इस मेथड को हम कंपैटिबिलिटी मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा इक्वेशंस हैं वो कौन सी हैं, कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस हैं। इसलिए फोर्स मेथड को हम कंपैटिबिलिटी मेथड भी कहते हैं। अब 100 बातों की एक बात, बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए जाएं, बहुत एग्जाम्पल दिए जाएं, वो आप बुक्स में देख सकते हो। सीधे उनका जो मेन निचोड़ है, जो चीज़ जिस पे क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है, वो क्या है सर, कि फोर्स मेथड को मैं कब यूज़ करूं और कब ना करूं। ये सूटेबल है जब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी से कम है। जब स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी से कम है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसी कंडीशन को देखने के बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं फोर्स मेथड लगाऊंगा। स्पेशली जब भी आपको अननोन स्ट्रक्चर मिलता है तो सबसे पहले स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालें उसके, फिर काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी निकालें। फिर अगर ये कम है तो भाई फोर्स मेथड में चले जाएं, ये कम है तो फिर आप वो डिस्प्लेसमेंट मेथड में चले जाएं, जो मैं नीचे बताऊंगा अभी। अच्छा, मैंने एक स्पेशल पॉइंट ये हैंड रिटन उसमें लिखा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हैंड से इसलिए लिखा है ताकि आप इसको एक ये समझे कि विद एक्सपीरियंस मैंने इसको सीखा था क्वेश्चन करते करते, कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी भी कितनी हो कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी मेरे ख्याल से 1 या 2 से ज़्यादा होना तो कभी भी फोर्स मेथड मत लगाओ, छोड़ दो उसको, फिर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से ही करो, छोड़ दो। नहीं तो एक तो टाइम वेस्ट होगा, इवन सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बोल रहा हूँ मैं, अगर 2 की बजाय 3 भी आ गए ना नोन्स, तो आप समझ लो गया 1 घंटा, इतना बुरी हालत हो जाती है हाथ से करने में। तो आप सिर्फ 2 ही तक की ही स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को देखो, उसके बाद तो सीधे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की ओर हाथ डालो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से फोर्स मेथड के, भाई ये एग्जाम्पल जरूर लिख लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं सीधे कि इनमें से गिवन मेथड बताओ, फोर्स मेथड है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ऐसे। तो वर्चुअल वर्क, जो हमने पिछला एक स्पेशल लेक्चर मैंने डेडिकेट किया है, लेक्चर 2 वर्चुअल वर्क पे, और उसका जो नाम है दूसरा अदर नेम यूनिट लोड मेथड भी है, आपको मैंने बताया कैसे है। दूसरा मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, यही बार बार मैंने कोने में लिखा हुआ था। 3 मोमेंट थ्योरम फोर्स मेथड है। कॉलम एनालॉजी मेथड फोर्स मेथड है। इलास्टिक सेंटर मेथड फोर्स मेथड है। कैस्टिग्लियानोस थ्योरम फोर्स मेथड है। मैक्सवेल मोहर थ्योरम फोर्स मेथड है। सिंपल ले दे के बात ये, वर्चुअल वर्क आया ना, यहाँ पे वर्चुअल वर्क आया तो इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी की बात भी हो रही है, तो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी मेथड भी फोर्स मेथड। आई बात समझ में? तो भले से कई बच्चे होते हैं जिनको लगता है सर कि नहीं हमें पता नहीं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो इवन ये भी लिख लो, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। तो यहाँ तक कि ये सब की सब एक साथ हम कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेन एनर्जी मेथड और कैस्टिग्लियानो मेथड ये एक दूसरे के, मैं कहूँगा यूज़ है, मतलब एक दूसरे के कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, कुछ भी कह लो, ये एक ही हैं एक तरीके से। सीधी सी बात ये है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड और कैस्टिग्लियानो। मैं नीचे एक्सप्लेन करूँगा तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, बट फॉर नाउ यू कैन राइट दिस 7 एंड यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, कि जब भी कोई ऐसा ऑप्शन आए सीधे मार्क करना है कि ये फोर्स मेथड है। अब बात करते हैं कि दूसरा मेथड, जिसे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट था, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा क्या होता है, स्टिफनेस। ये हो गया स्टिफनेस मेथड, और इसको इक्विलिब्रियम मेथड भी कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम मेथड क्यों कहते हैं, वही सेम कंसेप्ट जो ऊपर लगाया था, यानी कि पहले तो यहाँ पे एनालिसिस के अंदर 2 स्टेप होंगी। 2 स्टेप कौन सी हैं, पहला फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप लिखोगे,
अब इसके अंदर आपको ज़्यादा नंबर ऑफ अननोन्स मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको और इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन कैसे आएंगी, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस आएंगी। आप एक एक जॉइंट या एक एक मेंबर उठाओगे, लिखा है ना चेक इक्विलिब्रियम फॉर मेंबर और जॉइंट, तो आप एक जॉइंट उठाओगे, फिर उसको बोलोगे इसके ऊपर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, समेशन ऑफ मूवमेंट 0, वहां से आप इक्विलिब्रियम फोर्सेस निकालोगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखी। स्टेप 2 में मेरे को एक्स्ट्रा इक्वेशंस कौन सी पड़ी, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट या स्टिफनेस मेथड को क्या कह दूंगा, इक्विलिब्रियम मेथड कह दूंगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं कि ये सूटेबल कब है। ये सूटेबल है जब काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी से कम हो, लेस हो। वही कंसेप्ट वापस से कि डीके की वैल्यू यानी काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी 1 और 2 से छोटी हो तो ये मेथड यूज़ करना। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका कुछ एग्जांपल है, ये तो भाई मैंने सीधे क्वेश्चंस देखे हैं इसके कि ये जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है क्या है, ये फोर्स मेथड है, ये स्टिफनेस मेथड है, या एक दो ऑप्शन नन ऑफ दीज, कांट से, ऐसे। तो इसमें तो आप ये चारों को बाय हार्ट कर लो, याद कर लो कि ये सारे की सारे डिस्प्लेसमेंट मेथड है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पढ़ने वाले हम इन डेप्थ, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फिर से पढ़ने वाले हैं, कानीज मेथड सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे जितना कि हमें चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए, और स्टिफनेस मेट्रिक मेथड इसमें टाइम देंगे, अच्छे खासा टाइम देंगे और इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये चार मेथड के नाम तो कम से कम याद होने चाहिए कि ये चारों मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ठीक है, सो एक इम्पॉर्टेंट नोट है, इन दोनों में से ये जो दोनों इक्वेशंस, दोनों मेथड्स है, फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज अबव टू मेथड्स फॉर इनडिटर्मिनेसीज लेस देन इक्वल्स टू 2, बट इफ इनडिटर्मिनेसी आर ग्रेटर देन 2 गो फॉर अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। ये मैंने यहाँ पे नोट करके स्पेशली लिखा हुआ है, ये बात मैंने पहले भी रिपीट की थी। अब आइए कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए चूज करके रखे हैं ताकि आपको पता चल सके कि इंजीनियरिंग सर्विस और गेट और एसएससी जेईई में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ इसी जोन से। तो इसी जोन के क्वेश्चंस देखो, एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन आया, इन द एनालिसिस ऑफ पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स द फोर्स मेथड इज जनरली प्रेफरेबल टू डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, सोचेंगे क्यों, किस लिए, अभी बताता हूँ। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पिन जॉइंटेड फ्रेम इज मोर एज कंपेयर टू स्टैटिक इन इनडिटर्मिनेसी। ठीक है, देखो ये इनडिटर्मिनेसी एक साथ है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? अब आप देखो यहाँ पे जो भी जैसे ट्रसेस होते हैं, इन ट्रसेस में ये बहुत सारे पिन जॉइंट होते हैं। तो पिन जॉइंट क्या है, बहुत सारा डिफ्लेक्शन कर सकते हैं। अब जब आप इसका डीएसटी निकालोगे और डीके निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, डीएसटी कम निकलेगा, डीके ज़्यादा निकलेगा, यानी कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ये प्लेन फ्रेम्स की, जो पिन जॉइंटेड प्लेन फ्रेम्स हैं इनकी कम होती है एज कंपेयर टू काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी से। और जिसकी ये कम हो उसको किस मेथड से सॉल्व करें सर, फोर्स मेथड से सॉल्व करें। सही बात है। कारण क्यों? क्योंकि जो डीके है, डीके ज़्यादा क्यों होगा, यानी कि काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी हायर कब होगी, जब उसमें ज़्यादा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ पिन फ्रेम इज मोर एज कंपेयर टू स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हुआ। ये देखो, इससे आपको इनसाइट मिला कि प्लेन जॉइंटेड फ्रेम्स के अंदर फोर्स मेथड लगाना सही है। इसलिए हम प्लेन ट्रसेस देखते हो ना, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 करते हैं, फिर वर्टिकल फोर्स 0 करते हैं, फिर मूवमेंट 0 करते हैं, और एक एक जॉइंट को पकड़ के एनालाइज करते रहते हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द स्टेटमेंट फॉर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दिखाओ। नंबर 1, इन फोर्स मेथड compatibility equation is applied at the nodes। ये मैंने बिल्कुल अभी बताया, बिल्कुल सही बात है। नोड्स क्या हो गए सर, जॉइंट्स हो गए, बिल्कुल सही बात है। स्टिफनेस मेथड यानी कि डिस्प्लेसमेंट मेथड कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग एक्स्ट्रा इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट नोड्स, बिल्कुल यही बात है। तो 1 और 2 क्या है, सही है सर, 1 भी सही है, 2 भी सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने सोचा ये 2 क्वेश्चन हैं जिनके अंदर थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी तो डायरेक्ट मतलब सिंपल यूँ पूछ लेंगे जैसे कि मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कौन सा है बताओ, काइना वो ये स्टिफनेस मेथड है, फोर्स मेथड है, कौन सा मेथड है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे हैं ईएसई और गेट में। तो मुझे लगा एक स्पेशल डेडिकेटेड लेक्चर बनाया जाए, छोटा सा ही सही,
कि हम इन डेप्थ स्टार्ट करें उससे पहले, ताकि आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं आगे पीछे के ये पूरे हो सकें। सो मेथड ऑफ एनालिसिस को मैं एक एक मेथड को उठा के, जैसे कि अब मैंने नीचे यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी उठा के बात करना शुरू करूँगा, उससे पहले मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ मेथड ऑफ एनालिसिस में। वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये क्या चीज़ है सर? ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये है कि इफ फॉलोइंग अजम्पशंस आर ट्रू, मतलब ये वाले अजम्पशन ट्रू हैं, अब इनको देखेंगे क्या हैं, पहले आप ये देखेंगे क्या कहता है सुपरपोजिशन। देन फॉर गिवन स्ट्रक्चर द टोटल डिफ्लेक्शन ड्यू टू P1 P2 एंड Pn अप टू Pn, मतलब बहुत सारे लोड लगा दिए Pn तक, इज इक्वल टू एडिशन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। ओके, सपोज करो P1 P2 P3 P4 और कहीं पे मैंने कहा कि इनका टोटल डिफ्लेक्शन है सर डेल्टा। तो अपन कई बार आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रक्चर को अलग ब्रेक कर लेते हैं कि Pn की वजह से यहाँ आया डेल्टा एन, सर फिर P3 की वजह से सेम पे आया डेल्टा 3, P2 की वजह से आया होगा डेल्टा 2 और P1 की वजह से आया होगा यहाँ पे डेल्टा 1। ठीक है, तो इस पॉइंट का टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा सर? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा एन। यही तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कर चुके हैं, कई बार स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन में कर चुके हैं, टोटल डिफ्लेक्शन कर चुके हैं। तो इस टाइप की चीज़ को आप क्या कहते हैं? अलग अलग ब्रेक करके सबको जोड़ देना, इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले तो ये हो गया कि आपको पता लग गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या। अब देखो इसमें अजम्पशन क्या है। कई बार तो क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अजम्पशन कौन कौन से हैं। आप सोचो कि सीधा ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं। अब देखो इसके अजम्पशन क्या है? होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए और लीनियरली इलास्टिक होना चाहिए। मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया था तब चीख चीख के बताता लीनियर इलास्टिक कौन से, जो हुक्स लॉ को फॉलो करें। तो कई बार ये बोल देंगे होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड फॉलोइंग हुक्स लॉ, तो इसका मतलब वो कैसा है? लीनियरली इलास्टिक है। सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, मतलब जो सपोर्ट है, मैंने डिटर्मिनिज्म बहुत अच्छे से बताया कि ऐसे सपोर्ट जो कि ऐसा नहीं कि डिफ्लेक्ट होके सेटल हो जाए, या ऐसा कोई फिक्स सपोर्ट जो थोड़ा सा मोमेंट की वजह से रोटेट हो जाए, वो वाले नहीं। सपोर्ट्स अनयील्डिंग है, सपोर्ट यील्ड नहीं कर रहे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, जहाँ पे थे वहीं बने हुए हैं, जिस पोजीशन में थे जैसे थे वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है, सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर डजंट गो अंडर इनसिग्निफिकेंट चेंज, यानी कि छोटा मोटा चेंज चलता है, छोटा मोटा चेंज ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर में चलेगा, पर बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं चलेगा। ये बात क्लियरली याद रखना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा सकते हो। और इन जनरल हम हर जगह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हैं, आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं ये तीनों हर हाल में क्या हैं? वैलिड हैं पॉइंट्स। अब इससे रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, मैंने स्पेशली चूज़ किए हैं इंजीनियरिंग सर्विस और गेट से। एक क्वेश्चन था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू नंबर ऑफ लोड कैन बी अप्लाइड इन द केस ऑफ लार्ज डिफॉर्मेशन। एक बात बताओ, मैंने ऊपर बोला कि ज्योमेट्री में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए, तो लार्ज डिफॉर्मेशन बड़ा चेंज है, तो इसका मतलब ये असर्शन क्या हो गया? अपने आप में गलत हो गया। चलो रीज़न पढ़ लेते हैं, ऑल्दो में अब पता तो चल ही चुका है कि असर्शन गलत है। In principle of superposition the resultant deflection is algebraic sum of deflection due to individual load। बिल्कुल सही बात है, R जो है सही है, असर्शन गलत है, तो ऑप्शन हो गया डी। स्ट्रेन एनर्जी का मैं स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा, तो फिलहाल के लिए जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो यहीं तक था, ताकि आपका बेस बन जाए। और अब हम एक एक करके प्रॉपरली सारे पॉइंट्स को उठाएंगे, और मतलब एक एक मेथड को उठाएंगे, उनके अंदर एक एक पॉइंट उठाएंगे, उन्हें देखते चलेंगे। तो थैंक यू, दिस इज़ ऑल from my side for this lecture, and before you leave I request you guys to subscribe this channel, to share it with your friends, and if you have any query please mention that in the comment section. Thank you very much.